हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बजट लाइन क्या होता है। अभी हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। नाउ बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ तो हम बता सकते हैं बजट लाइन क्या होती होगी। क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द वर्ड बजट। बजट का मतलब क्या होता है? आपके घर पे डेली बजट बनता होगा, हर मंथ का बजट बनता होगा कि हमें इतने स्पेंड करने हैं, इतने सेव करने हैं, उसे हम बजट कहते हैं। वही बजट लाइन भी बता रहा है। बजट लाइन क्या बता रहा है? बजट लाइन वो बताएगा कि आप आपकी इनकम में कितना स्पेंड कर सकते हैं, वो हमारी बजट लाइन बताएगा। ओके, बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बजट लाइन क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, हमें क्या याद रखना है? टू गुड्स। यहां पर भी हम दो गुड्स का ही कंजम्पशन कर रहे हैं। ओके, विच कैन बी परचेज्ड विथ गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइजेस। जो कि परचेज कर सकते हैं विथ गिवन इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं होती है, एंड प्राइजेस, एंड जो दो गुड्स हैं उनके प्राइजेस भी चेंज नहीं होंगे, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमें ऐसे स्पेंड करने हैं, हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस को परचेज करना है जिससे कि जो वो कॉम्बिनेशन है वो किस चीज के इक्वल हो? मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 500, ठीक, और दो गुड्स हैं हमारे पास X एंड Y। ये दो गुड्स हैं एंड 500 हमारी इनकम है। तो अब बजट लाइन क्या बोलता है? बजट लाइन ये बोलता है कि वो सारे कॉम्बिनेशंस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि परचेज कर सकते हैं विथ गिवन इनकम 500, एंड हम इनके प्राइजेस ले लेते हैं 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ओके, 500 हमारी इनकम है, उसमें हम कितना X को परचेज कर सकते हैं, कितना Y को परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 10 रुपीज और 20 रुपीज रिस्पेक्टिवली है। ठीक, तो ये इसके जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि 500 के अंडर आएंगे, उस चीज को हम बजट लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्वांटिटी ऑफ गुड Y एंड क्वांटिटी ऑफ गुड X। ओके, क्या बोल रहा है हमारा जो बजट लाइन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड Y है वो 40 है एंड जो क्वांटिटी ऑफ गुड X है वो 80 है। मतलब कि किसी भी इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो किसी भी चीज का वो बता रहा है, कोई भी दो गुड्स का बता रहा है कि 40 ऑफ Y को कंज्यूम करके एंड 80 ऑफ X मैक्सिमम इतने कंज्यूम हो सकते हैं कितनी इनकम में? जो इनकम एक कंज्यूमर की गिवन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं इधर हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज के अंडर हम इस लाइन पर आने वाले सारे पॉइंट्स को परचेज कर सकते हैं, और इसको परचेज कर हमारी जो पूरी 1000 रुपीज है वो स्पेंड हो जाएगी, वो पूरी खर्च हो जाएगी। ठीक, ये चीज हमारा बजट लाइन बोलता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का जो कि परचेज की जा सकती है विथ गिवन इनकम एंड प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स। ठीक, बजट सेट, बजट लाइन हमने देख ली क्या होता है। बजट सेट क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज का बताना कि ये ऐसे ऐसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो बजट सेट हमें क्या बताता है? बजट सेट हमें जो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इस बजट लाइन पर आ सकते हैं, उस सारे कॉम्बिनेशंस के नंबर्स में बताता है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो क्या होगा? 40 ऑफ गुड Y है, राइट, 40 यूनिट्स ऑफ गुड Y है एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड X है, 0 यूनिट्स ऑफ गुड X है। तो ये मेरा एक सेट हो गया, ये मेरा एक सेट है कि मेरी जो इनकम है जो कि 1000 रुपीज मैंने बताई थी अभी,
वो पूरे 1000 रुपीज़ कैसे स्पेंड हो सकते हैं? मैं 40 ऑफ गुड वाई को कंज्यूम करूं और 0 ऑफ गुड एक्स को कंज्यूम करूं, तो जो मेरे 1000 रुपीज़ है वो पूरे स्पेंड हो जाएंगे, वो पूरे खर्च हो जाएंगे, ठीक। या फिर 80 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स को कंज्यूम करूं, 80 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स को कंज्यूम करूं एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड वाई को कंज्यूम करूं, तो मेरे जो 1000 रुपीज़ है वो स्पेंड हो जाएंगे। ये मेरा एक और सेट है, राइट, ये मेरे बजट सेट है। और बाकी के जो सेट्स हैं वो यहाँ पर इस बजट लाइन पर हमें दिखेंगे। जब इस पर प्लॉट होंगे अच्छे से तो वो हमें बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ बजट जो कि एक कंज्यूमर स्पेंड कर सकता है, खरीद सकता है दो गुड्स को उसकी गिवन इनकम से, ठीक। बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford given his income and prices in the market. Possible combination of two goods जो कि एक consumer खरीद सकता है with his given income and prices in the market. जो दो goods के prices है वो दिए हुए हैं और जो income है consumer की वो दी गई है, उन दोनों को ध्यान में रखकर जो एक consumer different possible combinations of goods को consume कर सकता है उसके set को हम budget set कहते हैं, ठीक। नाउ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है, एक शेड्यूल है बजट लाइन का। हमने वही एग्जाम्पल कंटिन्यू रखा है स्टूडेंट्स, एप्पल्स एंड बनाना का। ये क्यों कंटिन्यू रखा है? इससे आपको समझने में इजी रहेगा, बिकॉज एक वो सेम जब आपको लगेगा दिखेगा तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। सो शेड्यूल ऑफ बजट लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड बनाना। ओके, एप्पल है, बनाना है। एप्पल की प्राइस हमें दी हुई है 4 रुपीज़ पर यूनिट एंड बनाना की प्राइस हमें दी हुई है 2 रुपीज़ पर यूनिट एंड जो मनी इनकम है वो 20 रुपीज़ दी हुई है, ठीक। वो जो मनी इनकम है वो 20 रुपीज़ दी हुई है हमारे पास। तो हमारा जो बजट शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल है वो हमें क्या बताएगा? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताएगा, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताएगा दो गुड्स के जो कि कंज्यूम कर सकते हैं विद गिवन इनकम 20 एंड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स 4 एंड 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो ई कॉम्बिनेशन है हमारा, उसमें हमने 5 यूनिट्स ऑफ ए को कंज्यूम किया है एंड 0 यूनिट्स ऑफ बी को कंज्यूम किया है। इसे जब हम देखेंगे कि क्या ये हमारी बजट लाइन पे दिख सकता है, तो यस, 5 यूनिट्स ऑफ ए मतलब कि 5 into 4 एंड 0 यूनिट्स ऑफ बी दैट इज 0 into 4। तो इन दोनों को प्लस करने पर मुझे जो प्रोडक्ट में जो सम मिलेगा वो क्या है? 20। मतलब कि जो मेरी इनकम है वो पूरी स्पेंड हो गई दो गुड्स को कंज्यूम करने में, हो गई पूरी 20 रुपीज़ मैंने खर्च कर दिए एंड दो गुड्स की जो प्राइसेस है वो मेरे पास गिवन है और वो प्राइसेस को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ जब आप इफ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना, मतलब कि 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल जो कि आपको कितने रुपीज़ में मिलेगा? 16 रुपीज़ में, एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना दैट इज 2 into 2, ये कितने में मिलेगा आपको? 4 रुपीज़ में। तो आप 16 रुपीज़ दे रहे हैं एप्पल के लिए एंड 4 रुपीज़ दे रहे हैं बनाना के लिए। इसके साथ जो आपकी इनकम है वो पूरी हो गई, आपके जो पूरे 20 रुपीज़ थे वो खर्च हो गए, ठीक। देन जी कॉम्बिनेशन, 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 4 यूनिट्स ऑफ बनाना। 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल, राइट, मतलब कि 12 रुपीज़ एंड 4 यूनिट्स ऑफ बनाना दैट इज 8। तो 12 + 8 आपको 20 दे रहा है, ठीक। मतलब कि आपकी जो इनकम है वो पूरी स्पेंड हो गई किस चीज़ के लिए? दो गुड्स के लिए। दो गुड्स की प्राइजेस सेम है, दो गुड्स की प्राइजेस चेंज नहीं हो रही है, हम सिर्फ अपना कंजम्पशन चेंज कर रहे हैं। जो उसकी प्राइजेस है वो सेम है, जो हमारी इनकम है वो सेम है, ठीक है। एच कॉम्बिनेशन में देखिए, 2 ऑफ एप्पल एंड 6 ऑफ बनाना दैट इज 8 रुपीज़ आपने एप्पल के लिए दिए एंड 12 रुपीज़ आपने बनाना के लिए दिए एंड आपके जो 20 रुपीज़ थे वो पूरे खर्च हो गए, ठीक। देन 1 ऑफ एप्पल एंड 8 ऑफ बनाना, 1 रुपीज़ आपने एप्पल के लिए दिए, मतलब कि 4 रुपीज़ आपने एप्पल पे खर्च किए एंड 16 रुपीज़ आपने बनाना पे खर्च किए और जो आपकी 20 रुपीज़ की इनकम थी वो पूरी खर्च हो गई, ठीक। नाउ 0 ऑफ एप्पल एंड 10 ऑफ बनाना,
आप 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं एप्पल के, मतलब कि आपने कुछ भी एप्पल को कंज्यूम करने के लिए नहीं दिए, इसका मतलब कि आपने 0 रुपीज़ खर्च किए एप्पल पे। एंड 10 यूनिट्स ऑफ बनाना, मतलब कि 2 रुपीज़ का बनाना है तो आप 20 रुपीज़ जो हैं पूरे वो आप बनाना को कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रहे हैं, एंड आपके जो 20 रुपीज़ हैं वो हो गए खर्च। तो हमने क्या देखा, ये जो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं इसमें आपकी जो मनी इनकम है वो पूरी स्पेंड हो रही है किस चीज़ में, 2 गुड्स को कंज्यूम करने में, राइट। इन दोनों गुड्स को कंज्यूम करने में आपकी जो मनी इनकम है 20 रुपीज़ की वो पूरी खर्च हो रही है, ठीक है। अब वो जो हमने अभी शेड्यूल देखा उसे हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये मेरे जो सारे कॉम्बिनेशंस हो गए EFGHIJ, ये सारे कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे देखे EFGHIJ, ये सारे कॉम्बिनेशंस को हमने जब ग्राफ पे प्लॉट कर दिया तो वो बजट लाइन बन गई, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, और इन सारे कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करके एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। वो ई कॉम्बिनेशन को परचेज करे, F को करे, G को करे, H को करे, I को करे या J को करे, कोई सा भी कॉम्बिनेशन परचेज करे, जो एक कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है, कितनी इनकम है 20 रुपीज़, वो 20 रुपीज़ पूरी खर्च हो रही है इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन परचेज करने पर, कंज्यूम करने पर, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट हमें क्या देखना है कि इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे हमें, वो सारे कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करके एक कंज्यूमर अपने सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, ओके। नाउ एक पॉइंट डी आपको दिख रहा है जो कि आपके लाइन के अंदर है, ये आपकी बजट लाइन है, इस बजट लाइन के अंदर आपका एक पॉइंट डी है। पॉइंट डी क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट इनकम इज अंडर स्पेंड, जो हमारी इनकम है वो बच गई है, मतलब कि इस पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर जो पूरे 20 रुपीज़ हैं वो खर्च नहीं हो रहे हैं, इस 20 रुपीज़ में से हमारे पास रुपीज़ बच रहे हैं। हो सकता है आपने वहाँ पे सिर्फ 10 रुपीज़ ही स्पेंड किए हो और 10 आपने सेव कर लिए हो, तो मतलब कि आपकी जो इनकम है वो पूरी स्पेंड नहीं हुई है इस पॉइंट पर। और इस चीज़ को आपको किसी भी चीज़ से ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वे में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इस लाइन पर जितने कॉम्बिनेशंस होंगे वो सारे आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो मनी इनकम है वो स्पेंड हो गई है। तो इस लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो ऑब्वियसली क्या चीज़ बता रहे हैं कि इस पॉइंट के अंदर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर आपकी जो पूरी इनकम है वो आपने स्पेंड नहीं की है, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो बच गई है। इनकम इज अंडर स्पेंड, पूरी इनकम को स्पेंड नहीं किया है, आपने इनकम बचा ली, आपने कुछ सेविंग्स कर लिए, ठीक। एंड एक पॉइंट सी है जो कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब उस कॉम्बिनेशन को हम अटेन ही नहीं कर सकते, उस कॉम्बिनेशन को हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमारी जो इनकम है वो इस लाइन से आगे जा नहीं सकती, इस लाइन से आगे हमारी इनकम नहीं जा सकती है। हमारी इनकम 20 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ इतने में ही हो सकते हैं। हम एट द मैक्स 10 यूनिट्स ऑफ बी को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर 5 यूनिट्स ऑफ ए को कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम और कोई कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इन दोनों के अलावा कोई सा कंजम्पशन करना है तो हमारे जो कंजम्पशंस हैं वो इनके अंडर ही आएंगे। हम 10 से कम यूनिट्स बनाना के कंज्यूम करेंगे और 5 से कम यूनिट्स एप्पल के कंज्यूम करेंगे, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो कम ही रहेगा इस 10 और 5 से, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो इस बजट लाइन के बाहर है वो अनअटेनेबल है। इस कॉम्बिनेशन पर हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है। हमारी इनकम जितनी है वो सिर्फ ये वाले कॉम्बिनेशंस को ही परचेज कर सकते हैं जो हमारी इनकम है उससे। हमारी इनकम 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ में हमें सिर्फ इतने कॉम्बिनेशंस ही मिलेंगे, जो पॉइंट सी है वो हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास अटेनेबल एंड अनअटेनेबल दो कॉम्बिनेशंस हम समझ लेते हैं क्या होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया।
मतलब कि ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि बजट लाइन के बाहर हो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है सारे, इन सारे कॉम्बिनेशंस को तो हम अटेन कर सकते हैं, मतलब इन सारे कॉम्बिनेशंस को तो हम खरीद सकते हैं। तो जो बजट लाइन पे जो पॉइंट्स है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। और ये जो पॉइंट डी है स्टूडेंट्स, इसे भी हम अटेन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी मनी इनकम है हमारे पास इतनी कि हम इसे अटेन कर सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारी इनकम बच जाएगी, बट उससे ये चीज़ तो नहीं है ना कि हम उसे अटेन नहीं कर सकते, हम उसे खरीद तो सकते हैं, हम उसे कंज्यूम तो कर सकते हैं। तो ये भी एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कि बजट लाइन पर हो या फिर बजट लाइन के अंदर हो। जो अंदर होंगे वो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे और जो बजट लाइन के बाहर हैं वो कॉम्बिनेशंस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, ठीक। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बजट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू PA इंटू QA प्लस PB इंटू QB। अब ये PA, PB, QB क्या होते हैं? QA क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, हमने यहाँ पे हमारी एप्पल और बनाना के एग्जाम्पल से ही ले रहे हैं, ओके। अगर हम एप्पल बनाना के एग्जाम्पल से नहीं लें और अगर ये बोले कि हमारे पास दो गुड्स हैं x एंड y, तो ये a की जगह पे आप x कर दीजिए एंड ये b की जगह पे आप y कर दीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट अभी हमने बनाना एंड एप्पल का ही एग्जाम्पल लिया है। सो फर्स्ट तो m इज व्हाट? मनी इनकम। ये जो आपका m है वो आपका मनी इनकम बता रहा है कि एक कंज्यूमर की इनकम को हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। नाउ QA क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, ये हमें क्वांटिटी बता रहा है, एंड PA प्राइस ऑफ एप्पल्स, जो PA है वो हमें प्राइस बता रहा है किस चीज़ के? एप्पल के। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम प्लस करेंगे प्राइस ऑफ B से और क्वांटिटी ऑफ B से तो हमें मनी इनकम मिलेगी। यही चीज़ हमने अभी देखी स्टूडेंट्स, बस उसे एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। इस शेड्यूल में हमने क्या देखा? ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया QA इंटू 4 इज प्राइस, सो PA, ठीक, प्लस 0 हमारी क्वांटिटी है किसकी? बनाना की, सो QB इंटू 2 रुपीज हमारी प्राइस है, PB इज इक्वल्स टू M। जो हमारा 20 है वो हमारी मनी इनकम है। वही सेम चीज को जब हमने यहाँ पे समझा था तो वो ऐसा था, अब उसको जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करेंगे, जब हमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए स्टार्टिंग में जब हम ये लिखेंगे ऐसा, तो वो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा आपके जो एग्जामिनर है उस पर। तो इसलिए हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करके पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। वही सेम एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पे समझा, QA इंटू PA प्लस QB इंटू PB इज इक्वल्स टू मनी इनकम, ठीक। सो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। नाउ स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप कौन डिफाइन करता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू यूनिट्स विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स विलिंग टू गेन। स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे मेजर करते हैं? किसी भी कमोडिटी के कितने यूनिट्स आप सेक्रीफाइस करना चाहोगे टू गेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी को गेन करने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको जब हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो हमारा जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो हमें पता चलेगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशो ऑफ 2 गुड्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन 2 गुड्स के प्राइस रेशो के बराबर भी हो सकता है। प्राइस रेशो क्या होता है? प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। एक कमोडिटी है हमारे पास x और एक कमोडिटी हमारे पास y, तो x के प्राइस के अपॉन में y के प्राइस, ओके। अब ये जो xy है स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा आप गेन कर रहे हो, कौन सा आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो चीज़ हमें देखनी है। जो प्राइस रेशो है उसमें आप जिस कमोडिटी को गेन करते हो उस कमोडिटी का प्राइस न्यूमरेटर में आता है, एंड जिस कमोडिटी को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उस कमोडिटी का प्राइस आपका डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। जब हम प्राइस रेशो देखते हैं तब, एंड जब हम स्लोप ऑफ बजट लाइन इस फॉर्म में देखते हैं, जब यूनिट्स के फॉर्म में देखते हैं, तो हम न्यूमरेटर में लेंगे सेक्रीफाइस वाली यूनिट
सेक्रीफाइस वाली कमोडिटी एंड डिनोमिनेटर में लेंगे गेन वाली कमोडिटी, ठीक है। एंड प्राइस रेशियो में क्या होता है, उल्टा होता है, गेन वाला न्यूमरेटर में रहेगा एंड सेक्रीफाइस वाला डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बजट लाइन कैसे बिहेव करती है। दो मेन प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, budget line has a negative slope, that is it slopes downward as more of one goods can be bought by decreasing some units of other good. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है बजट लाइन, क्योंकि अगर हमें किसी एक गुड को कंज्यूम करना है तो हमें दूसरे गुड का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो फिक्स्ड है, हमारी जो प्राइसेस है वो फिक्स्ड है। तो अगर मुझे किसी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे गुड का कंजम्पशन कम होगा, तभी तो मैं दूसरे गुड का कंजम्पशन बढ़ा सकती हूँ। तो इस कारण से जो हमारी बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो नेगेटिवली स्लोप होती है, वो ऐसे स्लोप में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, मतलब कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। एक कमोडिटी, दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई, अगर मुझे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मुझे वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तभी मैं एक्स को बढ़ा सकती हूँ, बिकॉज जो इनकम है वो क्या है हमारी, फिक्स्ड है, एंड जो प्राइजेस है इन दोनों के वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो जब दोनों चीजें फिक्स्ड हैं तो फिर अगर मुझे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मुझे वाई का कम करना पड़ेगा, और क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमारी जो बजट लाइन है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो, as price ratio is constant throughout, the budget line is a straight line। जो हमारी बजट लाइन है उसका जो स्लोप है वो अभी हमने देखा था कौन डिफाइन करता है, हमारा प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो मतलब कि px अपॉन py, तो हमारा जो प्राइस रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि आपको अगर एक यूनिट x की कंज्यूम करना है, मान लीजिए आपका जो x है वो 4 रुपीज़ का है, ओके, जो हमारे x कमोडिटी है वो 4 रुपीज़ की है, तो अगर मुझे एक यूनिट ऑफ x को कंज्यूम करना है तो मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, y का आप मान लीजिए 2 यूनिट्स है, 2 रुपीज़ है y का प्राइस। सो जब y का प्राइस 2 रुपीज़ है तो मुझे एक यूनिट कंज्यूम करनी है x की, तो मैं कितना सेक्रीफाइस करूँगी, 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करूँगी। एंड जब मैं एक और यूनिट कंज्यूम करूंगी एक्स की, मतलब अभी तक मैं एक यूनिट कंज्यूम कर रही थी एक्स की, अब मुझे 2 यूनिट्स कंज्यूम करनी है एक्स की, तो जब मैं 2 यूनिट्स कंज्यूम करूंगी मतलब कि मुझे कितने रुपीस चाहिए, 8 रुपीस चाहिए, तो मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे वाई के, उसकी भी प्राइस क्या है 2 रुपीज़। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आया 2, एंड जब मैंने एक यूनिट का करा था तब भी वो क्या आया 2। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरी जो रेशियो है प्राइस मनी का, जो मेरा प्राइस रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो यहाँ पे भी 2 था, वो वहाँ पे भी 2 है। तो जब मेरा प्राइस रेशियो कांस्टेंट है तो इससे क्या होगा, मेरी जो बजट लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो ना तो कॉन्वेक्स होगी ना कॉनकेव होगी, ना वो डिक्रीज हो रही है ना वो इंक्रीज हो रही है, जो मेरी प्राइस रेशियो है। तो प्राइस रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए जो मेरी बजट लाइन है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होता है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम पढ़ेंगे कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट क्यों होती है बजट लाइन, क्या उसके रीजंस होते हैं और कितनी शिफ्ट होती है, कैसे शिफ्ट होती है, ठीक। तो बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, 2 कारणों से होती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज हो जाएगी, या फिर जो उसका प्राइस है, कमोडिटीज के जो प्राइस है वो चेंज होंगे तो हमारी बजट लाइन चेंज हो जाएगी। हमने जब बजट लाइन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो इनकम होती है एक कंज्यूमर की वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। अब अगर इनकम चेंज हुई है किसी भी कंज्यूमर की तो ये फिक्स्ड नहीं रहेगी, मतलब कि जो हमारी बजट लाइन है वो चेंज हो जाएगी, वो शिफ्ट होगी,
वो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है। अब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है वो हम जब इसे देखेंगे तो हम समझेंगे कि क्या होता है। एंड जब हमने बजट लाइन देखा था तब हमने क्या देखा था, जो प्राइजेस होती है कमोडिटीज के वो क्या होते हैं, वो भी फिक्स्ड होते हैं। अगर बोल दिया है कि गुड ए 4 रुपीज़ का है और गुड बी 2 रुपीज़ का है तो गुड ए 4 का ही रहेगा और गुड बी 2 का ही रहेगा, वो दोनों प्राइजेस जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो जब प्राइजेस अगर चेंज हुए गुड ए के, गुड बी के या दोनों गुड के, तो वो क्या उससे क्या होगा, जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम चेंज हुई तो उसका क्या इफेक्ट होगा बजट लाइन पर। इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम अज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ एप्पल्स एंड बनाना देन द बजट लाइन विल शिफ्ट। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्राइजेस हैं, दो गुड्स हैं हमारे एप्पल्स एंड बनाना, जो प्राइजेस है हमारे एप्पल और बनाना के वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बट जो एक कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट होगी। ठीक, अब बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है। राइटवर्ड शिफ्ट होगी मतलब कि हमारी जो ओरिजिनल बजट लाइन है वो कौन सी है, ए एंड बी। जब वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई मतलब कि वो इधर शिफ्ट हुई तो वो बजट लाइन कौन सी बन गई, A1 B1। ठीक, तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी हमारी बजट लाइन, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। ओके, जब इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हुई है तो बजट लाइन क्या होगी, बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इनकम बढ़ी है, हम मान रहे हैं कि जो बजट हमारी जो इनकम थी हमारे जो कंज्यूमर की वो 500 रुपीज़ थी। कब, जब वो उसकी ओरिजिनल बजट लाइन पे था ए एंड बी, ए बी पर जब वो था तो जो एक कंज्यूमर की जो बजट लाइन, जो एक कंज्यूमर की जो इनकम थी वो कितनी थी, 500 रुपीज़। नाउ इनकम इंक्रीज हो गई, अब वो जो 500 था वो 500 नहीं रहा, वो कितना हो गया, लेट्स से 700 हो गया। अब इनकम इंक्रीज हो गई है, इनकम इंक्रीज हो गई है मतलब क्या हुआ है, अब एक कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटीज खरीद सकता है दो गुड्स के। प्राइजेस जो है वो सेम है, हमारा जो बनाना था वो 4 रुपीज़ का था, ठीक, और जो एप्पल था वो 6 रुपीज़ का था। ये हमने एक इमेजिनरी नंबर्स लिए हैं 4 और 6, हमने माना है कि जो हमारा बनाना था वो 4 रुपीज़ का था एंड जो एप्पल था वो 6 रुपीज़ का था। और जो हमारी इनकम थी, पहले हमारी इनकम कितनी थी, 500 रुपीज़, अब हमारी इनकम कितनी हो गई है, 700 रुपीज़। ओके, पहले आप जितना कंज्यूम कर सकते थे 500 रुपीज़ में बनाना और एप्पल के कमोडिटीज़, अब उससे ज़्यादा यूनिट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं जब आपकी इनकम 700 हो गई है, क्योंकि जो प्राइजेस है वो तो हमारे सेम है। तो हमारी जो बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट हो गई है, मतलब कि वो हमें ज़्यादा बंडल बता रही है। आप जब 500 इनकम थी तो इतना कंज्यूम कर रहे थे एंड अब जब आपकी इनकम 700 हो गई तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इतना कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है हमारा, ये क्या बता रहा है, ज़्यादा कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, ज़्यादा कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, मतलब कि ये जो चीज़ है वो हमारी इनकम डिफाइन कर रही है। ये वाला जो एरिया है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है इसलिए हम इतने यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो गई है, ये 700 की जगह पर 300 हो गई है, प्राइजेस सेम है, 4 और 6 प्राइजेस सेम है, इनकम जो है वो हमारी डिक्रीज हो गई है, तो अब क्या होगा, हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। जो हमारी बजट लाइन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। हमारी पहले बजट लाइन थी AB, अब हमारी बजट लाइन बन गई A2 B2। हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो गई है लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट होके वो क्या डिफाइन कर रही है, पहले हम इतना कंजम्पशन कर रहे थे एंड अब हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना कंजम्पशन कर रहे हैं। जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है
इतना कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं। ये जो येलो में आपको दिख रहा है, इतना कंजम्पशन एक कंज्यूमर कम कर रहा है किसी भी कमोडिटी का, दो कमोडिटी का, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो कम हो गई है। जो हमारे जो प्राइजेस हैं 4 और 6 वो तो सेम ही है, आपके प्राइजेस तो चेंज हुए नहीं, बट आपकी जो इनकम है 500 से 300 हो गई। मतलब कि अब आप कम यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी दो गुड्स के। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बजट लाइन हमारी राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी? जब इनकम बढ़ेगी तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्या सिग्निफाई करेगी वो राइटवर्ड शिफ्ट होके? क्या बताएगी हमें कि अब एक कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज कंज्यूम कर सकता है विथ सेम प्राइस। जो प्राइजेस हैं दो गुड्स के वो सेम है, तो वो सेम प्राइस से कितने ज्यादा यूनिट्स वो कंज्यूम कर सकता है विथ इंक्रीज इन बजट लाइन। ठीक, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी? बजट लाइन शिफ्ट्स टू राइट फ्रॉम AB टू A1 B1 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो गई। ओके, जब इनकम डिक्रीज हुई मतलब कि जो प्राइजेस हैं वो सेम है, बट अब हमारे पास उतनी मनी नहीं है, उतनी इनकम नहीं है कि हम उतने यूनिट्स कंज्यूम कर सके। मतलब कि अब हम कम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये बताती हुई क्या सिग्निफाई करेगी? वो ये बताएगी कि अब हम कम यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बजट लाइन शिफ्ट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम AB टू A टू B2 ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, इनकम के डिक्रीज होने के कारण जो हमारी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, ये हमने देखा कि हमारी बजट लाइन कब शिफ्ट होती है, किस केस में? जब इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज होती है। एक कंज्यूमर की इनकम जब चेंज होती है तो हमारी बजट लाइन कैसे चेंज होगी, कैसे शिफ्ट होगी? क्या अज्यूम कर रहे हैं हम इसमें कि जो प्राइजेस हैं दो गुड्स के वो सेम हैं। अगर प्राइजेस सेम हैं तो इस वे में हमारी बजट लाइन शिफ्ट होगी। ठीक, नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइजेस। अब अभी हमने देखा कि इनकम की चेंज होने पर बजट लाइन कैसे रिएक्ट करती है। अब हम देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर बजट लाइन कैसे रिएक्ट करेगी। चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों कमोडिटीज के प्राइस चेंज हुए हैं। ओके, दोनों कमोडिटीज के प्राइस चेंज हुए हैं तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी? व्हेन प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस देन द बजट लाइन विल शिफ्ट। जब दोनों गुड्स के प्राइसेस चेंज हुए तो बजट लाइन शिफ्ट होगी, पर वो कैसे शिफ्ट होगी? ये हमारी एक ग्राफ है जो BNL है। ये जो BL वाली जो मिडिल में जो आपको दिख रही है बजट लाइन, वो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है। ओके, नाउ जो प्राइजेस हैं अब गुड Y और गुड X के, दोनों के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। इन दोनों के प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं। अभी तक हमें जो गुड X था वो 4 रुपीज में मिल रहा था और गुड Y जो था वो 6 रुपीज में मिल रहा था। अब दोनों के प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, मतलब कि ये 8 रुपीज में मिलने लगा है अब, एंड ये 10 रुपीज में मिलने लगा है। ओके, दोनों के प्राइस इंक्रीज हो गए, बट जो कंज्यूमर की जो इनकम है, लेट्स से कंज्यूमर की इनकम है 50 रुपीज, तो ये जो इनकम है एक कंज्यूमर की वो सेम है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, बस जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए हैं। तो ये जब प्राइस इंक्रीज हुए हैं, ये क्या, इससे क्या इफेक्ट होगा हमारी बजट लाइन पर? इन इंक्रीज्ड प्राइस से हम क्या बता सकते हैं? बजट लाइन पर हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद समझते हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो अब क्या होगा। अब जो एक कंज्यूमर है वो कम कमोडिटीज कंज्यूम कर पाएगा बिकॉज उसकी इनकम सेम है और जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, तो अब जो यूनिट्स कंज्यूम की जाएंगी वो कम होंगी। तो इसलिए जो हमारी बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट होगी? लेफ्ट में शिफ्ट होगी। बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट होगी विद इंक्रीज इन प्राइसेस, बिकॉज अब प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो अब सेम इनकम के साथ में कम यूनिट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? जो आपकी बजट लाइन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। जो आपकी बजट लाइन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी दोनों गुड्स के लिए,
पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट होगी B1 L1 में। दोनों गुड्स के लिए इसलिए होगी क्योंकि दोनों गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए, इसलिए वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, अगर आपके प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं, अभी गुड X 4 का था एंड गुड Y 6 का था, अब प्राइसेस डिक्रीज हो जाए, अब जो आपको गुड X है वो 2 रुपीज में ही मिल रहा है एंड जो गुड Y है वो 4 रुपीज में मिल रहा है, मतलब कि आपका जो प्राइस है वो कम हो गए हैं और आपकी जो इनकम है वो सेम है। तो इससे क्या हो रहा है, अब क्योंकि प्राइसेस कम हो गए तो अब आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर सकते हैं सेम कमोडिटी की विथ सेम इनकम। तो आपकी जो बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। राइट में शिफ्ट होकर वो क्या सिग्निफाई करेगी, वो क्या बताएगी कि आप का जो कंजम्पशन है B2 L2 पर वो ज़्यादा होगा BL से। ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपकी जो प्राइजेस है वो डिक्रीज हो गई है। प्राइजेस डिक्रीज हो गई है इसका मतलब अब आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। और जब प्राइजेस इंक्रीज हुई थी तब क्या हुआ था, प्राइजेस इंक्रीज हो गई है मतलब कि अब आप उतना कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब प्राइजेस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारी जो बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट होगी। ऑल राइट, प्राइस इंक्रीज हुआ तो लेफ्ट में शिफ्ट हुई, प्राइस डिक्रीज हुआ तो राइट में शिफ्ट हुई हमारी बजट लाइन। ठीक है, और इनकम जो है हमारी वो सेम है, इनकम चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बजट लाइन कम हो रही है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, उसका जो एरिया है वो कम हो रहा है। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जो बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट हो रही है, उसका जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। इनकम में हमने क्या देखा था कि अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारी बजट लाइन राइट में शिफ्ट होगी। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट होगी। ओके, ये था कि दोनों कमोडिटीज के अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो बजट लाइन कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे चेंज होगी। अब अगर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि अब सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, तो अब क्या होगा, जो वाई एक्सिस पर कमोडिटी उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, when price of apple changes then new budget line is represented by a shift in the budget line। हमने दो कमोडिटीज लिए, एप्पल्स एंड बनानास। एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसके प्राइस में चेंज हो रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है एप्पल उसका प्राइस चेंज हो रहा है और जो हमारा बनाना है उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स से जो हमारा एप्पल था वो हमें मिल रहा था 4 रुपीज़ में और जो बनाना है वो 6 रुपीज़ में मिल रहा था। अब चेंज हुआ है, प्राइस एप्पल का बढ़ गया है। अब जो हमारा प्राइस है एप्पल का वो 6 रुपीज़ हो गया है एंड बनाना के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बनाना 6 रुपीज़ का ही मिल रहा है। और इसके साथ में जो इनकम है एक कंज्यूमर की वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। लेट्स से वो 20 रुपीज़ है एक कंज्यूमर की इनकम, तो वो 20 रुपीज़ ही रहेगी, वो 20 रुपीज़ से चेंज नहीं हो रही है। तो अब जब बनाना सेम है, एप्पल चेंज हो रहा है, तो क्या इफेक्ट होगा उसका बजट लाइन पर। देखिए, एप्पल की प्राइस बढ़ रही है, एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इनकम सेम है, मतलब कि अब सेम इनकम में आप कम एप्पल को कंज्यूम कर पाएंगे बिकॉज प्राइजेस बढ़ गए हैं, वो 4 रुपीज़ से 6 रुपीज़ में हो गए हैं, तो अब आप कम कंज्यूम कर पाएंगे बिकॉज आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम तो सेम है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बजट लाइन है एक्स एक्सिस पर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज प्राइस इंक्रीज हुआ है। अभी तक आप ए यूनिट्स खरीद सकते थे एप्पल के, बट अब आप क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई है तो आप कम यूनिट्स खरीदेंगे, आपकी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये बताते हो कि अब आप कम यूनिट्स खरीद सकते हैं वो सेम एप्पल की, बिकॉज जो एप्पल के प्राइजेस थे वो बढ़ गए हैं। ठीक, अगर सेम चीज़ उल्टी हो कि जो प्राइजेस है वो डिक्रीज हो जाए, 4 से 2 हो जाए, राइट, एंड जो बनाना के प्राइजेस है वो तो 6 ही है, बनाना के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो एप्पल है वो 4 से 2 पे आ गया है, मतलब कि जो प्राइजेस है वो कम हो गए हैं। तो अब क्या होगा, सेम इनकम के साथ में
ज़्यादा यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम कर सकता है एक कंज्यूमर बिकॉज प्राइजेस कम हो गए। अभी तक जब वो 4 रुपीज़ का था, लेट्स से सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, तो अब वो सेम 4 रुपीज़ को स्पेंड करके कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है? 2 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है। तो जो हमारा कंजम्पशन है वो बढ़ा विथ सेम इनकम। तो ये क्या इफेक्ट करेगा हमारी बजट लाइन पर? हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट में हो जाएगी इसके कारण। ओके, जो हमारी बजट लाइन है वो ए से A1 पर चली जाएगी, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ये बताते हुए कि अब ज़्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर सकता है एक कंज्यूमर। ओके, ये था कि अगर एक्स एक्सिस पर चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट होगा उसका बजट लाइन पर। अगर प्राइसेस कम हुए हैं तो आपकी जो बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट होगी, अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो आपकी बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट होगी। ठीक, नाउ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। अभी तक हमने क्या देखा? दोनों कमोडिटीज के चेंज हुए प्राइसेस तो क्या इफेक्ट होगा। देन हमने देखा अगर एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसके चेंज हुए तो क्या इफेक्ट होगा। अब अगर वाई एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस में चेंजेस हुए तो क्या इफेक्ट होगा। सेम चीजें हैं, बस वो जो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे थे अब वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, बाकी वो बिल्कुल सेम है। जो हमारा एक्स एक्सिस पर जो एप्पल की जो क्वांटिटीज है वो तो सेम रहेगी बिकॉज उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज आएगा हमारे वाई एक्सिस पर, ये बताते हुए कि जो बनाना के प्राइसेस है वो या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ऑलराइट, हमारी इनकम ले लीजिए 20 रुपीज़। जो 20 रुपीज़ इनकम है वो कांस्टेंट है, एप्पल है एंड बनाना है। एप्पल 6 रुपीज़ का है, बनाना 4 रुपीज़ का है। जब बनाना की प्राइस गिरी, बनाना 4 से 2 पे हुआ और जो एप्पल है वो सेम है, एप्पल की प्राइस सेम है, तो जब बनाना 4 से 2 पे हुआ मतलब माइनस में गया, उसकी जो प्राइस है वो कम हुई, तो ये क्या बता रहा है कि अब वो सेम बनाना सेम इनकम के साथ में ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है बिकॉज जो प्राइसेस है वो कम हो गई। अभी तक वो यहाँ पर 1 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा था, तो अब यहाँ पे 2 यूनिट्स का कंजम्पशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम हुई, ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा, तो मतलब क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट, ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है ना। यहाँ पे वो 1 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा था, तो अब जब ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, जब 2 यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा तो आगे ही बढ़ेगा, तो इसलिए वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, अब इसका अपोजिट ले लो। बनाना की प्राइसेस थी 2, अब बनाना की प्राइसेस हो गई 4, मतलब कि अब प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेट्स से यहाँ पे वो 2 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा था, तो अब वो 1 ही यूनिट का कंजम्पशन कर पाएगा। क्यों? बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, इनकम तो हमारी सेम है। इनकम सेम है मतलब कि इनकम में तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, बट अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो अब कम कंज्यूम कर पाएगा एक कंज्यूमर। जब वो 2 रुपीज़ का था तो वो 2 यूनिट्स का कंजम्पशन कर सकता था, अब जब वो 4 रुपीज़ का हो गया तो वो सिर्फ 1 ही यूनिट का कंजम्पशन कर सकता है, मतलब कि जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। कंजम्पशन कम हो रहा है मतलब कि वो B से B2 पर जा रहा है। यहाँ पे वो 2 यूनिट्स का कर रहा था और B2 पर वो 1 ही यूनिट का कर रहा है, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी? जब प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन के शिफ्ट होने के 2 कारण होते हैं, या तो इनकम में चेंज हो या फिर प्राइस में चेंज हो। और अगर हम ये देखते हैं कि इनकम में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। एंड इफ अगर हम देखते हैं कि प्राइजेस में चेंज होने के कारण क्या चेंजेस आते हैं, क्या कैसे शिफ्ट होती है हमारी बजट लाइन, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारी इनकम है वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक, तो इनकम में हमने देख लिया कि जब इनकम बढ़ती है तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इनकम कम हुई बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, देन अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस में चेंज होगा तो दोनों कमोडिटीज से वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगी। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसमें चेंज होगा तो वाई एक्सिस पर तो हमें कोई चेंज दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो चेंज है वो दिखेगा। एक्स एक्सिस पर या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी या राइटवर्ड शिफ्ट होगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं,
प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एंड प्राइजेस डिक्रीज हुए हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट। एंड देन जैसे एक्स एक्सिस का देखा वैसे ही वाई एक्सिस का, कि अगर वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसकी प्राइजेस में चेंजेस हुए हैं तो वो सिर्फ हमें वाई एक्सिस पर दिखेंगे, एक्स एक्सिस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। हमने स्टूडेंट्स कंज्यूमर बिहेवियर का जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो हमने देखा था कि दो अप्रोचेस होती है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और उस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू एक कंज्यूमर कब अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कैसे पहुंचता है कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है। ठीक, अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, आई होप आप सभी को याद होगा। ये हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक छोटा सा रिकैप फिर भी दे देती हूँ मैं आपको। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसी प्लेस जहाँ से एक कंज्यूमर अपना कंजम्पशन चेंज करना नहीं चाहता है, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंज्यूमर ऐसी जगह पर जब पहुंच जाता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसके बाद में वो उस सेटिस्फैक्शन लेवल को चेंज नहीं करना चाहता है, उसे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction। क्या मिल रहा है कंज्यूमर को, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, with no intention to change it and subject to given prices and his given income। with no intention to change, जो एक कंज्यूमर है वो उसे चेंज नहीं करना चाहता है, जो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो उस लेवल को चेंज नहीं करना चाहता है। किस चीज को ध्यान में रख के हमें देखना है, विथ गिवन प्राइजेस एंड हिज गिवन इनकम। जो उसकी प्राइजेस है और जो उसकी इनकम है वो चेंज नहीं होगी, जो प्राइजेस और इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, जितनी दी हुई है उतनी रहेगी। उस लेवल पर जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब वो कंज्यूमर उस लेवल को चेंज नहीं करना चाहेगा, उसे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय स्टडिंग इंडिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर। एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, हम जब स्टडी करेंगे इंडिफरेंस मैप की और बजट लाइन की साथ में। जब हम बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप को साथ में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कब पहुंचता है, जानना पड़ेगा। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, अगर उसने वो फुलफिल की है, अगर वो फुलफिल हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम लेवल पर है। ओके, तो अब वो क्या होती है, वो कंडीशंस क्या होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज MRS XY इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइसेस और PX अपॉन PY। मतलब क्या बोल रहा है, क्या कंडीशन है हमारी फर्स्ट कि MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ठीक है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो मतलब हमारा जो कंज्यूमर है वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है जहां पर एक कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करने के लिए कितने यूनिट सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी है Y से X के लिए। ठीक, जो हमारा x है ये पहले आया है, मतलब कि ये क्या डिफाइन कर रहा है कि x हम गेन कर रहे हैं और जो y है वो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
हम एक्स कमोडिटी को गेन कर रहे हैं, हम इसकी यूनिट्स की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और जो वाई कमोडिटी है उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने समझा था जब हमने MRS पढ़ा था कि MRS XY अगर ऐसे लिखा है तो जो पहले लिखा है, जिस कमोडिटी का नेम पहले लिखते हैं हम उसे गेन करते हैं और जिसका बाद में लिखते हैं हम उसे सेक्रीफाइस करते हैं। ओके, एंड प्राइस रेशियो हमें क्या बताता है? प्राइस रेशियो हमें बता रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स मतलब कि ये जो एक्स है इसे आप गेन कर रहे हो, जो एक्स कमोडिटी है उससे आप उसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, उससे आप गेन कर रहे हो, और जो वाई है उसे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। प्राइस रेशियो ऐसे ही डिफाइन होता है, ये भी हमने पढ़ा था जब हमने अपने बजट लाइन पढ़ी थी कि जो कमोडिटी को हम गेन करते हैं उसका प्राइस हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जिस कमोडिटी को हम सेक्रीफाइस करते हैं उसका प्राइस हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, सो जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या है? MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा जो कंज्यूमर है वो किस चीज पर है? उसके इक्विलिब्रियम पर है। ओके, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा? इफ ओके, लेट द टू गुड्स बी X एंड Y, हमने दो गुड्स लिए X एंड Y में, सो द कंडीशन इज दैट MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ठीक है, नाउ अगर अब ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो MRS XY ज़्यादा होगा PX PY से, या फिर MRS XY कम होगा PX PY से। ये दो कंडीशंस हो सकती है अगर ये इज इक्वल टू नहीं है तो। ओके, तो अब हम देखते हैं अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा? MRS XY इज मोर देन PX अपॉन PY। यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो ज़्यादा है PX PY से, वो हमारे प्राइस रेशियो से ज़्यादा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा? It means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice more units of Y. MRS XY हमें क्या बताता है कि आप कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो एक यूनिट दूसरी कमोडिटी के गेन करने के लिए, राइट? यहाँ पे हमारे पास दो कमोडिटीज है X एंड Y, तो यहाँ पे हमारा MRS XY क्या बताएगा? X आगे है मतलब कि X को गेन कर रहे हैं, तो आप कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस कर सकते हो Y के टू गेन अ सिंगल यूनिट ऑफ X। एक यूनिट ऑफ X को गेन करने के लिए कितने यूनिट्स Y के आप सेक्रीफाइस करोगे, ये चीज हमारा MRS XY बता रहा है। अब अगर MRS XY ज्यादा है हमारे PX PY से, सो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये बता रहा है कि एक कंज्यूमर अभी इस पोजीशन में है कि वो ज्यादा से ज्यादा Y को सेक्रीफाइस कर सकता है टू गेन अ सिंगल कमोडिटी ऑफ X, राइट? ये बता रहा है क्योंकि वो X को क्यों कंज्यूम करना चाहता है? X को कंज्यूम करके उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एट प्रेजेंट, तो वो Y को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो X का कंजम्पशन कर सके। ओके, अब अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा Y को एक सिंगल यूनिट ऑफ X को कंज्यूम करने पे, तो क्या होगा? याद कीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो जब X का कंजम्पशन आप बढ़ाते जाओगे, आप X को कंज्यूम ज़्यादा करोगे, तो जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, राइट? कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया। जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया। यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंजम्पशन बढ़ाते जाओ सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो अब अगर MRS XY ज़्यादा है PX PY से, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो किस चीज़ के लिए? एक और यूनिट ऑफ X को कंज्यूम करने के लिए। मतलब कि क्या हो रहा है? जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है X का, तो धीरे धीरे जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो कम होता जाएगा। सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो ये बता रहा है कि जब सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है तो अब आप ये सोचोगे कि अब आप Y के कम यूनिट सेक्रीफाइस करो वो सेम यूनिट ऑफ X को गेन करने के लिए। जब आप Y को कम सेक्रीफाइस करोगे तो धीरे धीरे करके ये जो आपका ग्रेटर देन साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? इज इक्वल टू में।
मतलब कि MRS(xy) इज इक्वल्स टू px/py बन जाएगा, जो कि आपकी कंडीशन है किस चीज के लिए, टू अटेन एन इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक, तो मतलब अगर आपका MRS(xy) ज्यादा है px/py से, तो वो ये चीज बता रहा है कि जब आपका कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आप, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा। जब सेटिस्फेक्शन कम होगा मतलब कि अब आप कम यूनिट्स को सिक्रीफाइस करना चाहोगे। तो ये चीज आपका जो वो ग्रेटर देन साइन है उसको किस में चेंज करेगी, इक्वल टू में। जब वो इज इक्वल टू में चेंज हो गया तो वो आपकी कंडीशन वापस हम पहुंच गए, MRS(xy) इज इक्वल्स टू px/py। ठीक, देन अब इसकी उल्टी हो गई, मतलब उल्टा हो गया उसका, MRS(xy) इज लेस देन px/py। MRS(xy) जो है वो कम है px/py से। इसका क्या मतलब है कि एक सिंगल कमोडिटी ऑफ x को कंज्यूम करने के लिए आप कम से कम यूनिट्स ऑफ y को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। आप x को कंज्यूम करने के लिए कम से कम y को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। ऐसे केस में जो आपका MRS(xy) है वो कम हो गया px/py से। ठीक, ये क्यों हुआ? It means to obtain one more unit of x, the consumer is willing to sacrifice less units of y as compared to what is required in the market. It induces the consumer to buy less of x and more of y. As a result, MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. अब जब वो कम कंज्यूम करना चाह रहा है तो क्या हो रहा है कि वो x को कम बाय कर रहा है, y को ज़्यादा बाय कर रहा है। y को ज़्यादा बाय कर रहा है तो जब उसने y का कंजम्पशन बढ़ाया तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया। y से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। x का सेटिस्फेक्शन बढ़ाया तो y का कंजम्पशन बढ़ाया तो y का सेटिस्फेक्शन कम हो गया। ठीक, जब y का सेटिस्फेक्शन कम हुआ तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, x का कंजम्पशन बढ़ाएगा, y का वो कंजम्पशन कम करेगा, तो कहीं पे तो वो उसकी जो इनकम है वो स्पेंड करेगा ना। तो वो जो इनकम स्पेंड करेगा वो किस पे करेगा, x पे करेगा। बिकॉज अब उसको y से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो y का सेटिस्फेक्शन कम करता जाएगा एंड y का कंजम्पशन कम करता जाएगा, आई एम सो सॉरी, एंड x का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा। जब x का कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो क्या होगा, ये जो स्मॉलर देन साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू में। और हमारी क्या कंडीशन बोलती है कि MRS(xy) इज इक्वल्स टू px/py। जब धीरे धीरे y का कंजम्पशन कम हुआ, x का कंजम्पशन बढ़ा, तो ये जो स्मॉलर देन साइन है वो इज इक्वल टू पे आके रुक जाएगा। और जब वो इज इक्वल टू पे आया तो जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा कि उसे अब इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना है, किसी भी कमोडिटी का, x का y का दोनों का, इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना है और अब वो उसके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर है और इस लेवल को चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन कि एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है। कब पहुंचता है? जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y किसके इक्वल हो जाए, प्राइस रेशियो के, px/py के इक्वल हो जाए, तो जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। ठीक, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब उसकी एक और कंडीशन होती है, MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। जो हमारा MRS है वो कंटिन्यूसली फॉल करेगा, वो कंटिन्यूसली कम होगा। ये हमारी दूसरी कंडीशन है एक कंज्यूमर को उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए। ये भी फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है हमारी फर्स्ट कंडीशन के साथ में। ठीक, the second condition of consumer's equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium. That is, the indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉन्वेक्स कब होगा, जब हमारी MRS डिमिनिश होगी। ठीक, ये हमने देखा था कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो कौन डिफाइन करता है, MRS डिफाइन करता है।
हमारा जो MRS होता है वो बताता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप कैसा होगा। अगर MRS डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस शेप का होगा, कॉन्वेक्स शेप का होगा। अगर वो इंक्रीज होने लगा तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉनकेव शेप का हो जाएगा। बट हमारी क्या कंडीशन है, क्या इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कॉन्वेक्स होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व को। तो कॉन्वेक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि जो MRS है वो डिमिनिश होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। ठीक, unless MRS continuously falls, the equilibrium cannot be established. Thus, both the conditions need to be fulfilled for the consumer to be in. जब तक ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचेगा। मतलब कि कंज्यूमर को अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, MRS XY इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो जो कि है PX अपॉन PY, और दूसरी है MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल होती है तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो उसके इक्विलिब्रियम लेवल पर है। ओके, ना उसको हम एक ग्राफ में देखते हैं, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। हमारे पास दो कमोडिटी है, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। हमारी जो बजट लाइन है वो दी गई है ए बी अपनी बजट लाइन है। ओके, एंड अपने पास तीन इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2 एंड IC3। वी हैव 3 इंडिफरेंस कर्व। हमारी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम जब मिलता है तो उस चीज़ को हम डायग्राम्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, हमने देखा था इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन के थ्रू। सो ये हमारी बजट लाइन हो गई AB और ये हमारे इंडिफरेंस मैप है IC1, IC2 एंड IC3। तो एक कंज्यूमर जब दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है विथ गिवन इनकम एंड प्राइजेस, तो वो उसके इक्विलिब्रियम लेवल पर कब पहुंचेगा, उस टाइम पहुंचेगा जब आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा बजट लाइन को। उस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। ओके, और एक और कंडीशन है उसके साथ में कि एक जो IC कर्व है, जो इंडिफरेंस कर्व है, उसका वो सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होनी चाहिए हमारी बजट लाइन को। जैसे कि हम देख सकते हैं IC1 में भी तो हमारी जो बजट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, हमारी जो बजट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है IC1 को। बट दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। दो जगहों से हमारी जो IC1 है वो इंटरसेक्ट कर रही है हमारी बजट लाइन को। तो ये भी तो हो सकता है कि वो या तो इस प्लेस पर इक्विलिब्रियम पर होगा या इस प्लेस पर इक्विलिब्रियम पर होगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम। क्या कंडीशन है हमारे पास कि बजट लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए इंडिफरेंस कर्व को, बट ये नहीं होगा। इसके साथ में एक कंडीशन ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होना चाहिए बजट लाइन से। जैसे कि हमारा जो IC2 है, इंडिफरेंस कर्व 2, उसका जो पॉइंट E है वो टच हो रहा है हमारी बजट लाइन पे, और पूरे इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ वही एक पॉइंट है जो कि टच कर रहा है बजट लाइन को। तो हमारी जो कंज्यूमर है, हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा, इस लेवल पर, जब वो E कमोडिटीज, E कॉम्बिनेशन ऑफ गुड X एंड Y को कंज्यूम करेगा। तो इस पॉइंट पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। ठीक, consumer is at equilibrium at point E when budget line AB is just tangent to IC2। टेंजेंट होनी चाहिए, टेंजेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। Y एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाली लाइन NE, और X एक्सिस पर EM जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उस पॉइंट पर जहां पर हमारी जो बजट लाइन है वो टच हो रही है इंडिफरेंस कर्व को, उस पॉइंट को हम ये बोलते हैं कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर है। ओके, ये था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम कैसे बताते हैं कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम लेवल पर है, ये चीज हम देखते हैं
ये चीज़ हमने पढ़ी अभी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल्स ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कैसे होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट के सेशंस में हमने देखा था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कैसे पहुंचता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि उस पर प्रैक्टिकल्स कैसे हो सकते हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो अ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम टू गुड्स, दो गुड्स का कंजम्पशन करना है, गुड ए एंड गुड बी। गुड ए इज प्राइस्ड एट ₹2 per unit and good B is 4 per unit. The income of the consumer is fixed at 20. On the basis of the information answer the following questions. दो गुड्स हैं हमारे पास, गुड ए एंड गुड बी। गुड ए और गुड बी की प्राइजेस दे के रखी है 2 and 4, ठीक है, और जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी पता है हमें, दैट इज 20। हमें तीन चीजें पता है, प्राइस ऑफ गुड ए, प्राइस ऑफ गुड बी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और ये तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस पता होना और इनकम पता होना। हमारे पास सब कुछ है। नाउ हमें क्या क्वेश्चंस है, राइट डाउन द बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर और मेंशन ऑल द बंडल्स व्हिच कम अंडर द बजट सेट। हमारे पास प्राइजेस दिए हुए हैं गुड ए एंड गुड बी के एंड इनकम दी हुई है कंज्यूमर की, और हमें क्या बताना है, अब हमें बजट सेट बनाना है। बजट सेट बनाना है सारे कॉम्बिनेशंस का जो कि इस इनकम से और इन प्राइजेस से बन सकते हैं, ऐसा हमें बजट सेट बनाना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली ₹20। मेंशन द बंडल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन पर कौन से बंडल्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? हम वो बंडल्स जो कि एग्जैक्टली हमारी इनकम के बराबर होते हैं, वो जो सेट्स होते हैं उन्हें हम बजट लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो बजट लाइन पर हम कौन से बता सकते हैं, कौन से बंडल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बताना है, और या फिर उसको दूसरे टर्म्स में बोलो तो फाइंड आउट द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली ₹20। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं और हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, ₹2 है गुड ए का, ₹4 है गुड बी का, और जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो है ₹20। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा बहुत सारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो बंडल्स हम इसमें बनाएंगे उन्हीं बंडल्स में से कुछ बंडल्स ऐसे होंगे जो कि एग्जैक्टली ₹20 के होंगे, मतलब कि जो कि बजट लाइन पर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन आधे से ज़्यादा हो चुका होगा, फिर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने होंगे, हमें उसमें से निकालना होगा कि कौन सा बंडल ₹20 का होगा। ओके, सो हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन के जो हमारे जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख देती हूँ। प्राइस ऑफ गुड एक्स जो कि है ₹4 एंड प्राइस ऑफ गुड वाई ₹2 and income of the consumer is ₹20, right? एक बार चेक कर लेते हैं। प्राइस ऑफ गुड A is 2 and प्राइस ऑफ गुड B is 4, ठीक। सो गुड ए है हमारे, गुड एक्स है हमारे पास 2, गुड वाई है 4 एंड इनकम है 20। अब हमें बताना है कि हम इन कॉम्बिनेशन, ये जो दिया हुआ है हमारे पास 2, 4 एंड 20, इसमें हम कितने बंडल्स बना सकते हैं एक गुड के। हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कितना कंज्यूम कर सकते हैं, 2 यूनिट्स हैं ए के, और कितने रुपीज़ हैं, सॉरी ₹2 है, 2 प्राइस है ए का, और कितनी इनकम है हमारी 20। मतलब कि एट दी मोस्ट हम गुड ए के 10 यूनिट्स का कंजम्पशन कर सकते हैं। ओके, और गुड बी का मैक्सिमम कितना कंजम्पशन कर सकते हैं, गुड बी है 4 का एंड 20 हमारी इनकम है, मतलब कि 5 यूनिट्स का कंजम्पशन हम कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 यूनिट्स का कंजम्पशन हम कर सकते हैं गुड बी का। ओके, सो हम गुड बी से स्टार्ट करते हैं।
हम अभी 0 रखेंगे हमारा कंजम्पशन ऑफ ए एंड गुड बी का हम कंजम्पशन देखते हैं कितना हो सकता है। हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं बताना है कि जो कि सिर्फ हम 20 रुपीज़ पूरे ही खर्च करने की नीड नहीं है। 20 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के अंदर जितने भी बंडल्स बन सकते हैं हमें वो सारे बंडल्स बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट बंडल स्टार्ट करते हैं 0 यूनिट्स ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। यहाँ पे मैं 0 का कुछ भी कंजम्पशन नहीं कर रही हूँ और गुड बी का कितना कंजम्पशन, 1 यूनिट का कंजम्पशन, दैट इज ये कितने रुपीज़ का हो रहा है, 5 रुपीज़ का, तो 4 रुपीज़ का। तो 4 रुपीज़ मेरे 20 के अंडर आते हैं, मतलब कि मैं इस बंडल को खरीद सकती हूँ, राइट। नाउ 0 एंड 2, मैं 0 यूनिट्स ऑफ ए का कंजम्पशन करूँ और 2 यूनिट्स ऑफ बी का कंजम्पशन करूँ तो भी मेरी जो इनकम है वो 20 है, तो जो खर्च हो रहा है वो 8 रुपीज़ का हो रहा है। वो किसके अंडर आ रहा है, 20 के अंडर आ रहा है। मुझे क्या देखना है, मैंने क्या निकाल लिया है कि मैक्सिमम कितना कर सकती हूँ, 5 यूनिट्स मैं मैक्सिमम बी के खरीद सकती हूँ। तो मैं 5 यूनिट्स को यहाँ पे लिख सकती हूँ। 5 यूनिट्स तक मुझे हर एक यूनिट हर एक बंडल में देखने की नीड नहीं है कि ये 20 से ज़्यादा तो नहीं है। 5 यूनिट्स के अंडर मतलब कि 03, 04 एंड 05, इस पॉइंट तक मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरा प्राइस होगा, जो मेरा एक्सपेंस होगा इसको कंज्यूम करने पे वो 20 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बिकॉज 5 एट दी मैक्स मैं 5 कंज्यूम कर सकती हूँ, तो मैं 1 2 3 4 भी कंज्यूम कर सकती हूँ। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा जो बंडल है नेक्स्ट वो ये है 06, मतलब कि 0 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड बी, तो ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये गलत है। बिकॉज अगर मैं 6 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रही हूँ तो मेरा जो एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 24 रुपीज़ का, एंड मेरी जो इनकम है वो कितनी है, 20 रुपीज़। तो ये जो एक्स्ट्रा 4 रुपीज़ है वो मैं कहाँ से लाऊंगी, तो ये जो बंडल है वो सही नहीं है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। मैं 0.5 तक के सारे कॉम्बिनेशंस का कंजम्पशन कर सकती हूँ। ओके, तो पहले हमने एक बना लिया जिसमें कि हमने देख लिया कि हमने गुड ए का कंजम्पशन करा ही नहीं है, सिर्फ गुड बी का कंजम्पशन करा है। ओके, अब हम गुड ए का कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे। गुड ए के अगर 1 यूनिट्स हैं, गुड ए के 1 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रही हूँ मैं, तो गुड बी के भी 1 यूनिट का कंजम्पशन तो कर ही सकती हूँ। ओके, पहले हम 0 करते हैं। अब गुड बी 0 हो गया है। हम सिस्टमैटिकली इसलिए चल रहे हैं ताकि हम कोई सा बंडल छोड़ ना दें। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, 1 कर दूँ, तो क्या होगा, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने गुड बी का 0 कंजम्पशन तो करा ही नहीं, इसलिए इसे हमने 0 कर दिया। हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, पहले गुड ए को हमने 0 लिया, गुड बी को बढ़ाया से 1 2 3 4 5, अब गुड बी को हमने 0 किया एंड गुड ए को हमने 1 किया। ओके, नाउ अब हम 1 के सारे कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं कि अगर हम गुड ए के 1 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम गुड बी के कितने यूनिट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस हम देख लेते हैं। अब फिर हम 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए कर देंगे और वैसे चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे 0 था गुड ए, अब यहाँ पे गुड ए हो गया 1, देन नेक्स्ट हम गुड ए को कर देंगे 2 3, देन ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, सो अब 1 यूनिट ऑफ गुड ए के साथ में 1 यूनिट ऑफ गुड बी हो जाएगा। हो सकता है, पॉसिबल है। 1 ऑफ ए मतलब कि 2 रुपीज़ एंड 1 ऑफ बी मतलब कि 4 रुपीज़, 6 रुपीज़ तो मेरे 20 के अंडर आ रहे हैं। नाउ 1 एंड 2, 2 ऑफ ए मतलब 2 ऑफ बी मतलब 4 2 इज 8 एंड इसके 2 रुपीज़ तो 10 रुपीज़, ये भी कम है मेरा। 1 एंड 3, 3 मतलब कि 3 4 इज 12 एंड 1 2 इज 2 तो 14, ये भी कम है मेरा। 1 एंड 4, 4 मतलब कि 4 4 इज 16 एंड 1 2 इज 2, दैट इज 18 रुपीज़, ये भी कम है, तो ये भी हो सकता है। देन 1 एंड 5, 5 मतलब कि 5 ऑफ गुड बी मतलब कि 20 रुपीज़ हो गया। अगर ये 20 रुपीज़ हो गया तो इस 1 को मैं कैसे कंज्यूम करूँगी, क्योंकि अब जो मेरी प्राइस है, जो एक्सपेंस है वो कितना हो गया, 22 रुपीज़, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इस बंडल को हम नहीं लिखेंगे। हम
एट दी मैक्स अगर 1 यूनिट गुड एक्स का कंज्यूम कर रहे हैं तो गुड बी का 4 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब हमने 0 के देख लिए, 1 के देख लिए, अब हम 2 के कॉम्बिनेशंस देखते हैं जब हम 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए का कंजम्पशन करेंगे। ओके, सो 2 यूनिट्स करेंगे, हमने गुड बी का कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, 0 यूनिट्स। देन 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए, मतलब कि 2 2s इज 4 एंड 1 यूनिट ऑफ गुड बी, 1 4s इज 4, 4 एंड 4 हमें कितना हुआ 8 रुपीज, 8 रुपीज हमारे 20 से कम है। देन 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड बी, ये कितना एक्सपेंस दे रहा है, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, that is 12, so ये भी हमारा 20 से कम है, so ये भी राइट है। Then 2 units of good A and 3 units of good B, 3 4s is 12 and 2 2s is 4, जो कि हुआ 16, तो ये भी हमारा 20 से कम है, तो हम इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। Now 2 units of A and 4 units of B, 2 2s will give us 4 और 4 4s are 16, ये हुआ 20, 20 हो गया, मतलब क्या, अब 20 हो गया तो इसके आगे अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन रखूंगी तो उसका क्या मतलब होगा कि वो मेरी इनकम से ज़्यादा हो गया, मतलब वो चीज़ मैं नहीं कंज्यूम कर सकती हूँ। सो 2 and 4 के आगे मैं 2 और 5 नहीं लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरे गुड ए के 2 यूनिट्स कंज्यूम करने की जो सैचुरेशन पॉइंट थी वो आ गई है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कंज्यूम कर सकती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं 3 यूनिट्स में, 3 units of good A and 0 units of good B। देखो हम जो good A है उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं 1 2 3 करते हुए 10 तक, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 10 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं हम गुड A के, तो हम इसको 10 तक लेकर जाएंगे तब हमारे सारे बंडल्स बनेंगे। सो अब हमने 3 यूनिट्स ऑफ गुड A को कंज्यूम किया है एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड B को कंज्यूम किया है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 1 यूनिट ऑफ गुड बी। 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए मतलब कि 3 2s are 6 एंड 1 4s is 4, 10 रुपीज, हम इसे परचेज कर सकते हैं। नाउ 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड बी, 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए मतलब कि 6 रुपीज एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड बी मतलब कि 4 2s are 8, तो ये भी 20 के अंदर आ रहा है, हम इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। Now 3 units of good A and 3 units of good B, 3 2s are 6 and 3 4s are 12, तो ये भी मेरा आ रहा है 20 के अंदर, राइट। 6 and 12 कितना मिलेगा मुझे 18, अब 18 मिल गया है। अब पता है कि अगर अब मैंने इससे ज़्यादा कोई भी कंजम्पशन किया तो वो 20 से ज़्यादा जाएगा, तो हमें आगे के बंडल्स बनाने ही नहीं है। 3 and 3 पे हमारा जो बंडल है 3 गुड्स ऑफ ए के लिए वो कंप्लीट हो गया, तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 4 यूनिट्स ऑफ ए को कंज्यूम करेंगे। 4 यूनिट्स ऑफ ए को कंज्यूम कर रहे हैं, इसके साथ में 0 यूनिट्स ऑफ बी का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक। नाउ 4 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 1 यूनिट ऑफ गुड बी। 4 यूनिट्स ऑफ गुड ए का मतलब कि 4 2s are 8 एंड 1 यूनिट ऑफ गुड बी मतलब कि 1 4s are 4, दैट इज 12, तो इसका कंजम्पशन हो सकता है पॉसिबल। Now 4 units of good A and 2 units of good B. 4 units of good A मतलब कि 4 2s is 8 and 2 units of good B 2 4s is 8, that is 16, इसका भी कंजम्पशन हो सकता है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, 4 units of good A and 3 units of good B। 4 units of good A मतलब कि 4 2s is 8 and 3 units of good B 3 4s are 12, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 12 + 8 20, तो ये जब इस कॉम्बिनेशन पे मुझे 20 मिल गया तो इसके बाद में मैं अगर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करूंगी तो क्या होगा, वो 20 से ज़्यादा होगा, मतलब कि अब यहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल गया है। यहाँ पे 20 हो गया है तो 20 से ज़्यादा आप जा नहीं सकते हो, तो इस चीज़ को यहीं पर ही हमें ख़त्म करना होगा। एंड अब हम जाएंगे 5 कमोडिटीज़ पे। 5 ऑफ गुड ए, ओके, और उसके साथ में 0 ऑफ गुड बी, पॉसिबल है बिल्कुल। नाउ 5 ऑफ गुड ए एंड 1 ऑफ गुड बी। 5 2s is 10 and 1 4s is 4, 14 रुपीज़ हो रहा है अपना एक्सपेंस, तो वो पॉसिबल है। फिर आएगा 5 ऑफ गुड ए एंड 2 ऑफ गुड बी।
5 2 10 एंड 2 4 8, मतलब कि 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ पॉसिबल है एक्सपेंस, बिल्कुल पॉसिबल है, 20 के अंडर आ रहा है। नाउ 5 ऑफ गुड ए एंड 3 ऑफ गुड बी। 5 2 10 एंड 3 4 12, इसका एक्सपेंस हो गया 22 रुपीज़, जो कि हमारी इनकम से ज़्यादा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये जो बंडल है वो हम नहीं लिख सकते। ठीक, अब 5 का हो गया, नाउ 5 हो गया, अब हम 6 पर जाएंगे। 6 को कैसे करेंगे? अब हमने 6 ऑफ गुड ए का कंजम्पशन किया विथ 0 ऑफ गुड बी। 6 यूनिट्स ए के कंज्यूम किए, मतलब कि 6 2 12 एंड 0 ऑफ गुड बी। ठीक, नाउ 6 1, 6 यूनिट्स ऑफ गुड ए, मतलब कि 6 2 12 एंड 1 यूनिट ऑफ गुड बी, दैट इज 1 4 4। कितना एक्सपेंस हुआ हमारा? 16 रुपीज़ का। 16 रुपीज़ हमारे 20 के अंडर आ रहा है, तो हम इस बंडल को अप्रोप्रिएट मान सकते हैं। नाउ 6 एंड 2, 6 ऑफ 2, 6 ऑफ ए, मतलब कि 6 2 12 एंड 2 4 8। 12 एंड 8 हमें कितना दे रहा है? 20 का एक्सपेंस हो रहा है, मतलब कि ये बंडल भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज हमारी इनकम 20 है, तो हम 20 तक कंजम्पशन ले जा सकते हैं, राइट। नाउ हम 7 पर जाते हैं। 7 ऑफ ए एंड 0 ऑफ बी। 14 रुपीज़ का एक्सपेंस हो रहा है मेरा, मैंने बी का कुछ भी कंजम्पशन नहीं किया है। अब 7 ऑफ गुड ए एंड 1 ऑफ गुड बी। 7 यूनिट्स ए के, मतलब कि 14 रुपीज़ एंड 1 यूनिट बी का, मतलब कि 4 रुपीज़, दैट इज 16 रुपीज़ का एक्सपेंस हो रहा है, तो वो चीज़ भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। 18 रुपीज़ का एक्सपेंस हो रहा है, तो इसे भी हम कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज ये 20 के अंडर। अब हमें पता चल गया कि 7 और 1 का जब कॉम्बिनेशन होगा तो 18 रुपीज़ लग रहे हैं, मतलब कि ये 20 के बहुत पास है, और अगर मैंने कंजम्पशन बढ़ाया बी का तो वो 20 को क्रॉस करके चला जाएगा, इसलिए अब मैं 7 और 2 को चेक नहीं करूँगी। ठीक, नाउ अब हम जाते हैं 8 पर। 8 एंड 0, 8 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड बी। ओके, फिर होगा हमारा 8 एंड 1, 8 यूनिट्स ऑफ गुड ए, मतलब कि 8 यूनिट्स ऑफ गुड ए, मतलब कि 8 2 16 एंड 1 यूनिट ऑफ गुड बी, दैट इज 4। सो 60 एंड 4 कितना होगा? 20। उस 20, मतलब कि वहाँ पे हम वो चीज़ का बंडल हम खरीद सकते हैं बिकॉज वो 20 के बराबर है। अगर अब हमने और कंजम्पशन किया, बी का बढ़ाया, 8 और 2 अगर हमारा कॉम्बिनेशन हुआ तो वो 20 क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हम वहीं पर ही रुक जाएंगे। नाउ 9 ऑफ गुड ए एंड 0 ऑफ गुड बी। 9 यूनिट्स ए के कंज्यूम कर रहे हैं, 0 बी के कंज्यूम कर रहे हैं। 9 2 इज 18। हम 9 का एक कंजम्पशन कर रहे हैं, 1 यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारे 18 रुपीज़ लग रहे हैं, राइट। 18 लग रहे हैं, मतलब कि अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाऊं 9 एंड 1, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मुझे गुड ए को कंज्यूम करने के लिए 18 रुपीज़ लग गए एंड 4 रुपीज़ इसके लिए लगेंगे, तो ये मेरा 20 से ज़्यादा हो गया, और 20 से ज़्यादा मैं एक्सपेंस कर नहीं सकती हूँ, इसलिए 9 0 के आगे हम नहीं बढ़ सकते। एंड देन कम्स 10 0। 10 0 मतलब कि 10 मैक्सिमम यूनिट्स हैं एक्स गुड ए के जो कि मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। 10 के साथ में 0 यूनिट्स ऑफ बी का ही कंजम्पशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी जो पूरी इनकम है वो स्पेंड हो जाएगी, वहाँ पे पूरा खर्च हो जाएगा। तो ये हमारे बंडल्स थे किस कॉम्बिनेशन के लिए? गुड ए जब 2 रुपीज़ का है, गुड बी 4 रुपीज़ का और इनकम 20 रुपीज़ के हैं, तो ये हमारे डिफरेंट बंडल्स हैं बजट सेट के। ओके, सो ये हो गए हमारे बंडल्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वो सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या बोल रहा था कि ऐसे बंडल्स बताइए जो कि बजट लाइन पर एक्सप्रेस हो सकते हैं, मतलब कि हमें ऐसे बंडल्स बताने हैं जिससे कि परचेज करके हमें पूरे 20 रुपीज़ जो है हमारी इनकम वो स्पेंड हो जाएगी। तो हमारे पास बंडल्स तो दिए हुए हैं,
हमारे बंडल्स बने हुए हैं, अब हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से बंडल 20 रुपीज़ के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम हम कितना खरीद सकते हैं गुड बी का 5 यूनिट्स। मैक्सिमम 5 यूनिट्स मतलब कि ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये इस कॉम्बिनेशन पर हमारे पूरे 20 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं। 5 ऑफ गुड बी मतलब कि 5 × 4 20 रुपीज़, इस कॉम्बिनेशन पे पूरे हो रहे हैं हमारे 20 रुपीज़ स्पेंड। ओके, एंड मैक्सिमम ऑफ ए कितना खरीद सकते हैं 10। सो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 10 and 0, इस पर पूरे 20 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं, मतलब कि वो भी हमारी बजट लाइन पर आएगी। वो वाला जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम 10 यूनिट्स ऑफ ए कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि 20 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं। सो ये दो बंडल्स तो हमने बहुत इजीली निकाल लिए। अब हम दूसरे बंडल्स चेक करते हैं। देखिए, जब इस लेवल पे हमें मिल रहा है पूरे 20 रुपीज़ का एक्सपेंस, तो ये जो चारों हैं इन पे नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर 4 3 2 1 कुछ भी लो तो वो 20 से कम होगा। यहाँ पे हम 20 रुपीज़ से कम स्पेंड करेंगे, तो इस लाइन में हम नहीं देखेंगे। देन 10 रुपीज़ को स्पेंड करने पर 10 यूनिट्स ए के कंज्यूम करने पर पूरे 20 रुपीज़ स्पेंड होते हैं। मतलब कि ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, ये सारे कॉम्बिनेशंस अगर हम परचेज करते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशंस का कंजम्पशन हम करते हैं, तो हमारे 20 रुपीज़ से कम लगेंगे। बिकॉज 20 रुपीज़ पूरे कब लगेंगे, जब 10 यूनिट्स ऑफ ए कंज्यूम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो गई, ये इनका कंजम्पशन हमें नहीं करना है अगर पूरे 20 रुपीज़ स्पेंड करने हैं तो। नाउ 1 1 फटाफट चेक करते हैं। 1 2 is 2 and 1 4 is 4, 8 रुपीज़ कम है। 1 2 इसका जो सबसे मैक्सिमम है ये वाला, इसे देखते हैं। 1 4, 1 of 2, 1 of गुड ए मतलब कि 2 रुपीज़ इधर एंड 4 of 4 दैट इज 16 रुपीज़ इधर। सो ये कितना हो रहा है 18 रुपीज़। तो ये भी हमारा पूरे 20 रुपीज़ स्पेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये सारे जो बंडल्स हैं उसमें भी हमारे 20 रुपीज़ स्पेंड नहीं होंगे। ठीक, तो इस वाली लाइन में हमें कुछ भी 20 रुपीज़ के बराबर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी बजट लाइन पर नहीं आएंगे। अब हम 2 का मैक्सिमम देखते हैं। 2 2 is 4 एंड 4 4 is 16, तो 16 और 4 कितना हुआ 20, मतलब कि ये हमारी बजट लाइन पर आएगा। राइट, ये 20 दे रहा है, तो इसके पहले वाले जितने हैं वो हमें 20 नहीं देंगे, वो हमें इससे कम एक्सपेंस देंगे। राइट, हम इसका भी जो सबसे मैक्सिमम है वो चेक करते हैं। 3 का भी 3 and 3, 3 2 is 6 एंड 3 4 is 12, जो कि कितना हुआ 18। तो 18 रुपीज़ का एक्सपेंस हमें पूरी हमारी जो इनकम है वो स्पेंड नहीं करवा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देन 4 and 3, 4 2 is 8 एंड 3 4 is 12, कितना हुआ 20। मतलब कि ये वाला जो बंडल है इसको जब हम परचेज करेंगे, जब हम इसको कंज्यूम करेंगे, तो हमें 20 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। और जब इसको 20 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे हैं, तो ये वाले जो बंडल्स हैं वो हमें कम में ही मिलेंगे, मतलब वहाँ पे हमारे पूरे जो 20 रुपीज़ है वो खर्च नहीं होंगे। देन 5 2, 5 ऑफ गुड ए दैट इज 5 2 is 10 एंड 2 4 is 8, 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ हमारे 20 से कम है, तो वो भी नहीं होगा। देन हम 6 का देखते हैं, तो 6 2 तक गया है, तो 6 2 is 12 एंड 4 2 is 8, सो 12 and 8 हमें कितना दे रहा है 20 रुपीज़। सो ये वाला बंडल भी हम बजट लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन 7 and 1, 7 2 is 14 एंड 1 4 is 4, जो कि हमें 18 रुपीज़ दे रहा है। तो 18 रुपीज़ 20 से कम है, तो ये हमारा बजट लाइन पर एक्सप्रेस नहीं होगा। देन 8 and 1, 8 of 2, 8 2 is 16 एंड 1 4 is 4, 16 plus 4 दिया हमें 20, तो ये वाला जो बंडल है वो भी बजट लाइन पर एक्सप्रेस हो सकता है। एंड 9 0 तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज 10 0 होगा। तो ये जो ग्रीन में मार्क्ड हमारे बंडल्स हैं वो हम बजट लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा
सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि दोनों गुड्स के मैक्सिमम कितने बंडल्स, मैक्सिमम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। हमने वो जब डिफाइन कर दिया तो जो कम है, मतलब 5 यूनिट्स कम है, तो हम पहले गुड ए को 0 रख के 5 यूनिट्स उसके कंप्लीट कर देंगे एंड देन गुड ए का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे और उसके हिसाब से हम गुड बी को देखते जाएंगे, उसके हिसाब से प्लॉट करते जाएंगे। एंड जब हमारे पास बंडल आ जाएगा तो हम उसमें से बजट लाइन पर क्या एक्सप्रेस हो सकते हैं वो चीज़ें निकाल लेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सभी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose a consumer wants to consume 2 goods which are available in integer units only। integer units का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। if the income of consumer is 20 and both the goods are equally priced at 4, write down the bundles which cost exactly 20। हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि बंडल्स बनाओ सारे और फिर उसमें से निकालो कि कौन से 20 रुपीज़ के बराबर होंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। बस यहाँ पे उन्होंने इतना बोल दिया है कि सिर्फ उतना ही बताना है, सिर्फ उतने बंडल्स बताना है जो कि 20 रुपीज़ के होंगे, उससे ज़्यादा वाले बंडल्स नहीं बताना है। मतलब कि सिर्फ वो बंडल्स बताना है जो कि जिसमें कि पूरे 20 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं हमारे। ओके, सो गुड 2 गुड्स हैं अपने पास, दोनों का प्राइस 4 है एंड जो इनकम है कंज्यूमर की वो 20 है, जो इनकम है कंज्यूमर की वो 20 है। ओके, सो अब हमें निकालना है, हम नेम दे देते हैं गुड एक्स एंड गुड वाई। 4 रुपीज़ है, मतलब कि 20 अगर चाहिए तो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है कंज्यूमर, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स का कंज्यूम करेगा अगर उसके मैक्सिमम लेवल पर। तो जो पैसे खर्च होंगे, जो उसको एक्सपेंस देना पड़ेगा वो 20 रुपीज़ का होगा। ओके, और वाई भी 4 रुपीज़ का है तो वो सेम चीज़ इधर भी एप्लीकेबल होगी। ओके, अब हमें पता चल गया कि हम मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स और मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ वाई का कंजम्पशन कर सकते हैं। हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमने एक्स को लिया 0 एंड वाई को लिया 5। ओके, हमने एक्स को लिया 0 एंड वाई को लिया 5। अब हम इसके ऊपर वाले बंडल्स हमें बनाने की नीड नहीं है जहाँ पे 4 3 2 1 होगा, बिकॉज हमें 20 रुपीज़ का ही देखना है। ओके, तो अब अगर मैं x को ले लूँ 1 और y को ले लूँ 4, तो क्या ये चीज़ बता रही है, ये चीज़ मुझे 20 रुपीज़ का एक्सपेंस दे रही है? चेक करते हैं। 1 4 इज 4 एंड 4 4 इज 16, तो मतलब कि 16 + 4 20, तो हाँ ये दे रही है। अब अगर मैं 2 लूँ और 3 यूनिट्स लूँ एक y की, तो क्या ये मुझे 20 रुपीज़ का एक्सपेंस दे रही है? सो 2 4 8 होता है और 3 4 12 होता है, सो 12 एंड 4 मुझे दे रही है। कितना एक्सपेंस दे रही है? 20 रुपीज़ का, तो ये भी पॉसिबल है। देन 3 एंड 3 यूनिट्स ऑफ x, मतलब कि 3 4 हो गया अपना 12 एंड 3 4 हो गया अपना 12, तो ये अपना 20 से ज़्यादा हो गया, मतलब कि ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है। अब अगर मैं y का कंजम्पशन, मैंने x का कंजम्पशन बढ़ाया 0 1 2 किया, तो मैं सिर्फ इतने ही बंडल्स को कंज्यूम करके पूरे 20 रुपीज़ को स्पेंड कर सकती हूँ। अब इनको रिवर्स कर देते हैं, जैसे 3 एंड 2, 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, ये भी मुझे 20 देगी। ओके, अब मैं इसका भी रिवर्स कर देती हूँ, 4 एंड 1, 4 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, 20 रुपीज़ देगी। अब मैं इसका रिवर्स कर देती हूँ, 5 एंड 0, 5 यूनिट्स ऑफ x एंड 0 यूनिट्स ऑफ y, और मैक्सिमम मैं x का कितना कंज्यूम कर सकती हूँ? 5, तो मेरा 5 तक आ गया। तो ये हमारे बंडल्स आ गए जो कि हमें बिल्कुल 20 रुपीज़ स्पेंड करने के लिए बोलेंगे। ये जो हमारे 6 बंडल्स हैं वो। ओके, तो क्या बहुत सिंपल सा था, हमने देख लिया कि मैक्सिमम कितना स्पेंड हो सकता है। पहले हमने एक को 0 रखा और दूसरा जितना मैक्सिमम स्पेंड हो सकता है उसको रखा, देन 1 2 3 करा, सब्स्टिट्यूट करे उसे। इसके बाद में हमने देखा कि 3 3 जो बंडल होगा वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। 2 3 को 3 2 कर दिया, 4 1 को 1 4 को 4 1 कर दिया एंड 0 5 को 5 0 कर दिया। ठीक, ये क्लियर है सभी को?
So next question, suppose there are 4 bundles containing goods X and goods Y. 4 बंडल हैं जिसमें गुड X और गुड Y हैं. बंडल 5-5, बंडल 4-4, बंडल 5-4, बंडल 4-5. हमें 4 बंडल दिए हैं गुड X और गुड Y के. जब 5 ऑफ गुड X एंड 5 ऑफ गुड Y का कंजम्पशन होगा, 4 ऑफ गुड X एंड 4 ऑफ गुड Y का कंजम्पशन होगा, 5 ऑफ गुड X एंड 4 ऑफ गुड Y का कंजम्पशन होगा, और 4 ऑफ गुड X एंड 5 ऑफ गुड Y का कंजम्पशन होगा. If a consumer's preferences are monotonic, अगर एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक है, then which bundle will be preferred by the consumer? Give reasons for your answer. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में हमने क्या समझा था स्टूडेंट्स? मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हमने ये समझा था कि एक कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करना चाहेगा अगर वो मोनोटोनिक है तो. मतलब कि जिसमें जो बंडल उसे सबसे ज़्यादा यूनिट्स देगा दोनों गुड्स की, उस यूनिट को वो कंज्यूम करेगा. अब हमें बोला है कि जो कंज्यूमर है वो मोनोटोनिक है. इन चारों बंडल्स में से वो कौन सा बंडल कंज्यूम करेगा? तो हम देखते हैं कौन सा करेगा. 5 है एक बंडल हमारे पास, एक बंडल है 4 and 4, देन नेक्स्ट बंडल है 5 and 4, और एक और बंडल है 4 and 5. तो अब इसमें जो ये दोनों बंडल्स हैं 5 और 4, इसमें से कौन सा प्रेफर करेगा? 5, बिकॉज वो गुड ए और गुड बी, गुड X और गुड Y दोनों की एक एक यूनिट्स को ज्यादा दे रहा है. सो ये वाला जो बंडल है वो कंज्यूम नहीं करेगा, वो 5 करेगा. ओके, नाउ 5 और 5 है, तो वो कौन सा बंडल प्रेफर करेगा? ये वाला बंडल. क्यों? बिकॉज ये जो X है वो तो 5 है, दोनों में इक्वल है, बट ये जो Y है उस Y की ज्यादा कमोडिटीज, ज्यादा यूनिट्स कहाँ मिल रही है उसे? इस बंडल में. वहां पे एक यूनिट कम हो गई है, और कंज्यूमर मोनोटोनिक है, मतलब कि वो इसे नहीं कंज्यूम करेगा, वो इसे करेगा क्योंकि एक यूनिट उसे ज्यादा मिल रही है. ठीक, तो वो भी कैंसिल हो गया. नाउ 5 एंड 4 और 5 में से वो कौन सा प्रेफर करेगा? ये वाला करेगा, क्योंकि गुड X यहाँ पे उसको 5 यूनिट्स मिल रहा है एंड गुड X यहाँ पे उसको 4 यूनिट्स मिल रहा है, मतलब कि एक यूनिट उधर कम मिल रही है. तो वो एक मोनोटोनिक कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा? बंडल 5. मतलब कि ये वाला जो बंडल है हमारा फर्स्ट बंडल 5 वो उससे कंज्यूम करेगा. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. इसके क्या रीजंस होंगे? बिकॉज जो बंडल 5 है वो ज्यादा यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है दोनों गुड्स के, इसलिए बंडल 5 का कंजम्पशन होगा. ठीक, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स X एंड Y. एक कंज्यूमर है जो कि 2 ही गुड्स कंज्यूम करता है, X और Y, whose prices are 6 and 3 per unit respectively. उसके प्राइजेस दिए हुए हैं 6 और 3. What will be the MRS XY when the consumer is in equilibrium? Marginal rate of substitution of X for Y क्या होगा जब एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर है? तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पर होने के लिए क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स? MRS XY इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. प्राइस रेशियो क्या है? PX अपॉन PY. राइट, अब हमारे पास दिया हुआ है PX एंड PY. X एंड Y हैं, उनके प्राइसेस है 6 and 3. सो हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे 6 and 3. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आया 2. सो जो MRS XY है हमारा वो क्या हो गया? 2. एक कंज्यूमर जब उसके इक्विलिब्रियम पर है तो वो उसका MRS XY 2 होगा गिवन प्राइसेस जब है हमारे पास 6 और 3 गुड X और गुड Y के. ये कैसे कैलकुलेट करा? MRS XY के किसके इक्वल होता है? हमारे प्राइस रेशियो के इक्वल होता है. सो PX अपॉन PY. PX हमें दिया है 6, PY हमें दिया है 3. उसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास 2 आ गया. ठीक, सो ये थे कुछ प्रैक्टिकल्स ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बजट लाइन पे प्रैक्टिकल्स आते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देख लिया. जो MRS से रिलेटेड आते हैं न्यूमेरिकल, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने समझ लिया. हम नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे डिमांड.
डिमांड क्या होती है, फिर उसके क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।